सभी को नमस्कार। आज वरिष्ठ अध्यापक विज्ञान वर्ग का जो पेपर हुआ उसके बारे में हमने पहले एक छोटा सा वीडियो डाला भी था 5-10 मिनट का। उस वीडियो में हमने आपको बताया था कि पेपर का जो स्तर है वो एवरेज रहा है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। कुछ एक प्रश्न जरूर है, जैसे बायो के अंदर भी है 4-5 प्रश्न ऐसे केमिस्ट्री में भी 5-6 प्रश्न ऐसे हैं जो वास्तव में डिफिकल्ट हैं और अपने लेवल के नहीं है, अपने लेवल से कहीं ऊपर है। इसी तरह फिजिक्स में भी कुछ ऐसे 5-7 प्रश्न हैं जो हाई लेवल के हैं। हालांकि फिजिक्स तो लगभग की हाई लेवल ही है, आप सब पहले से परिचित हो। तो बायोकेमिस्ट्री का जो एवरेज पेपर है 5-6 प्रश्नों को यदि छोड़ दें, बायो के अंदर 5-6 यदि हम केमिस्ट्री को छोड़ दें तो बाकी सारे पेपर का जो स्तर है ठीक है। और इस पेपर के अंदर जो प्रश्न है अभी दुलीचंद जी आपको सॉल्यूशन करवाएंगे उन प्रश्नों का। केमिस्ट्री के जो 45 के आसपास प्रश्न है उनका सॉल्यूशन आप देखेंगे और प्रयास है कि लगभग वो ही प्रश्न उत्तर आपके आरपीएससी द्वारा माने जाएंगे। हो सकता है एक आधे प्रश्न पर डाउट भी हो तो वो अलग बात है, बाकी लगभग वो सेम प्रश्न है। इसके साथ साथ जिस प्रकार से पेपर का जो स्तर रहा, वो आपने एक चीज देखी होगी कि जिन विद्यार्थियों ने रेगुलर अध्ययन किया है, रेगुलर स्टडी की है, नियमित जो रहे हैं, जिन्होंने रेगुलर टेस्ट, जैसे बहुत मुख्य रूप से इस पर मैं जोर दे रहा हूं क्योंकि जिन्होंने अभ्यास किया है उसको इसका लाभ मिला है। पुराने पेपर का मैं बात बार आपको कहता रहा कि सर पुराने पेपर निकालो बेटा, पुराने पेपर निकालो, लेकिन आपने बात नहीं मानी, नहीं निकाले। और जिन लोगों ने निकाले उनको इसका पूरा फायदा मिला है क्योंकि पुराने पेपर जो आरपीएससी द्वारा लिए गए उनमें से काफी प्रश्न रिपीट हुए, उनके आसपास। ऐसा नहीं है कि सेम प्रश्न आ जाए, जैसे बायो में कुछ के ऑप्शन ऊपर से नीचे, मतलब प्रश्न आदान प्रदान जिनका हुआ है, आपने यदि पुराने प्रश्न देखे हैं तो आपका उत्तर गलत नहीं होगा, ये कन्फर्म है। और जिस तरह से किताब हमारी जो बहुत लेट आई, अंतिम समय पे आई, लेकिन जिस प्रकार से किताब का रिव्यू है, अभी कल इसकी हम व्याख्यात्मक भी करेंगे कि कौन सा प्रश्न कहाँ कितने नंबर पेज पर है। मतलब इस प्रकार से हूबहू किताब से प्रश्न उठे हैं। टेस्ट सीरीज जो हमारी रही उसमें भी बहुत ही शानदार सारे, आप टॉपिक वाइज जो टेस्ट सीरीज, मैं बार बार इसका कह रहा हूँ कि आप देख सकते हैं यदि आपके पास पेपर उपलब्ध हैं, बायो के, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, टीचिंग मेथड के, ऐसे हूबहू प्रश्न आपको वहाँ मिले हैं। तो आप अभी पूरे जो 45 प्रश्न है केमिस्ट्री के उसका सॉल्यूशन आप देखें, उसके बाद अपने बायो का और फिजिक्स का सॉल्यूशन देखेंगे। और पूरी आंसर की हमारा जो टेलीग्राम चैनल है साइंस विद टॉपर्स रणवीर सर के नाम से, जीके का है एग्जाम हेल्प सूरतगढ़ के नाम से, वो दुलचंद जी आपको भी लिख के बता देंगे, उस माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। और आगामी पेपर के लिए आप सभी अच्छे से तैयारी करें क्योंकि जो पेपर का पैटर्न है वो कोई खास ज़्यादा परिवर्तित नहीं हुआ है, सेम इसी पैटर्न पर आपको आगे के पेपर मिलेंगे। तो आपको एक तरह से सीख मिली है इस पेपर के अंदर कि वास्तव में पढ़ना क्या है, किस प्रकार से तैयारी करनी है। यदि आप लोगों ने पेपर दिया है, चाहे आपने तैयारी करके दिया है, नहीं तैयारी भी दिया है, तो भी आपको कुछ ना कुछ इस पेपर में सीखने को मिला है। तो आगे हम इसी तरह आगे चर्चा करते रहेंगे। तो अब आप आगे के जो 45 प्रश्नों का सॉल्यूशन है वो दुलचंद जी के द्वारा आपको करवाया जा रहा है टेस्ट सीरीज में। ये आप सब इनको जानते ही हैं कि पिछली बार वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। केमिस्ट्री की जो पुस्तक आई उसमें भी पूरा योगदान दुलीचंद जी का है, अच्छी मेहनत की हुई, अच्छे प्रश्न आपको देखे आपने मिले हैं। और आरपीएससी के जो पुराने पेपर्स हैं, मैंने जैसा जब हमने बुक का जो जिस दिन उद्घाटन किया था, मैंने आपको बताया था कि 42 पेपर इस व्यक्ति ने 42 पेपर अपने हाथ से निकाले। मतलब 42 पेपर के आप कितने प्रश्न मानोगे, उन प्रश्नों को उन्होंने कॉपी में लिखा है और लिखने के बाद उन प्रश्नों को प्रिंट किया है, उनमें करेक्शन किया है, उसके बाद उनको किताब का रूप दिया है और उन प्रश्नों से खूब प्रश्न आए। आप विश्वास नहीं करोगे, जब आप किताब में देखोगे तो आपको हूबहू, और मान लो जो प्रश्न आपको किताब में प्रश्न में नहीं मिल रहा है वो प्रश्न आपको उसकी व्याख्या में दिया हुआ है। मतलब कहीं ना कहीं यदि उस किताब को आपने पढ़ा है तो केमिस्ट्री में मेरे को नहीं लग रहा कि आपका प्रश्न कोई बाहर गया है। फिर भी आगे के आप सॉल्यूशन देखो, बाकी की आप आगे, हम इस पर चर्चा आगे करते रहेंगे। धन्यवाद। दुलीचंद जी। नमस्कार। एग्जाम हेल्प के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। आज हमारा संस्कृत डिपार्टमेंट का जो सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ है, उस पेपर में जो केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आए हैं उनका सॉल्यूशन हम लेने वाले हैं, ठीक है। और क्वेश्चन के साथ साथ इस पेपर से पहले एक छोटा सा प्रयास किया गया था कि केमिस्ट्री की एक बुक निकाली जाए जिसमें प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनका सॉल्यूशन दिया जाए। तो वो प्रयास हमने किया और उसमें बुक्स में हमने क्वेश्चन के साथ में उनकी व्याख्या और व्याख्या के साथ में कुछ हमने एनसीईआरटी सार संग्रह भी दिया। तो जब हम ये पेपर सोल्व करेंगे तो हम आपको बताएंगे कि जो आज का पेपर हुआ है, अगर कोई बच्चा रिवीजन करके गया उस बुक से, तो मैं ये मानता हूँ कि आराम से उसके केमिस्ट्री में 35 से 40 क्वेश्चन आराम से सही हो रहे हैं, ठीक है। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस जो डायरेक्ट सीधे नहीं आए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन देखो सीधा आने की संभावना तो बहुत कम होती है, लेकिन जब क्वेश्चन को चेंज किया गया है तो उसकी व्याख्या आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन की व्याख्या में उसका आंसर लिखा हुआ है, आपको इसका प्रमाण भी दिया जाएगा अभी। तो आपको साथ साथ में ये चीज़ आप जरूर देखें। आपको मैं बताऊंगा कि इस किताब में
इस टॉपिक के अंदर इतने पेज नंबर पे ये इसकी व्याख्या दी गई है और इसमें ये ऐसा जो क्वेश्चन किया गया है। कुछ क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स ऐसे हैं जिनके डाटा चेंज किए गए हैं, लेकिन उनका मेथड जो है अपनी बुक में अच्छी तरह दिया हुआ है। तो अपन स्टार्ट करें। जैसे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना केमिस्ट्री का जो पार्ट है वो यहाँ से स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 36 से। पहला क्वेश्चन है Ag2SO4 के विलेयता गुणनफल की गणना कीजिए यदि कक्ष ताप पर इसकी विलेयता 2.5 × 10⁻² मोल प्रति लीटर है ना। तो ये जो विलेयता गुणनफल का क्वेश्चन है, तो इसमें देखो यहाँ डाटा चेंज किए गए और यौगिक चेंज किए गए। तो अगर इसका अपन सॉल्यूशन देखें तो कैसे होगा इसका, देखो अगर Ag हमें पता है कि जो Ag2SO4 है जब ये आयनित होगा तो ये 2 आपको Ag+ आयन देगा और साथ में आपको एक ये सल्फेट आयन देगा। इसकी अपन विलेयता अगर S माने तो इसकी 2S और इसकी S। तो अगर इसका अपन KSP लिखेंगे तो KSP इसका क्या आएगा, KSP अपने ऐसे लिखते हैं 2S² और S यानी कि 4S³। S क्या है यहाँ पे, विलेयता यानी कि सोलिबिलिटी है। जब यहाँ पर आप S का मान रख करके सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर ये आएगा, है ना, 62.5 × 10⁻⁶। अब इस क्वेश्चन का हूबहू क्वेश्चन की कोई ऐसा नहीं होता कि एग्जैक्ट क्वेश्चन उठाए और डाल दे, बिल्कुल ऐसा का ऐसा क्वेश्चन इसी मेथड से इसी सॉल्यूशन से किया हुआ क्वेश्चन। जब आप हमारी बुक देखेंगे केमिस्ट्री की एग्जाम हेल्प की आप बुक देखेंगे तो उस बुक में आपको जो हमारा टॉपिक है इक्विलिब्रियम साम्यावस्था, उसमें आपको ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे भरमार मिलेगी आपको, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रक्रम जो उष्माशोषी प्रकृति का नहीं है, यानी कि ऐसा इसमें से कौन सा प्रक्रम है जो एंडोथर्मिक नहीं है, ठीक है। देखो ये सोडियम है, सोडियम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहे हैं यानी कि इसका आयनन कर रहे हैं, और जब हमें पता है कि हम आयनीकरण करते हैं तो हमें ऊर्जा दी जाती है, यानी कि ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। ये आर्गन है और इसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ा जा रहा है और यह आर्गन माइनस बना रहा है, यानी कि आर्गन हमें पता है कि एक उत्कृष्ट यानी कि एक्रिय गैस होती है, और एक्रिय गैस है तो इसमें जब आप इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे, है ना, तो इसमें अष्टक पूरा है, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होगा। उस रिपल्सन को कवर करने के लिए आपको बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी कि ये भी प्रोसेस कैसा होगा, एंडोथर्मिक होगा, ठीक है। ये हाइड्रोजन है, ये इलेक्ट्रॉन जोड़ रहा है, ठीक है, और ये क्या बना रहा है, H-, ठीक है। तो देखो यहां जब आप हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे, ठीक है ना, तो यहां जो है एनर्जी बाहर रिलीज होगी, क्योंकि हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, उस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन से एक एनर्जी क्या होगी, बाहर रिलीज होगी। तो ये प्रोसेस कैसा हो गया, उष्माशोषी नहीं, ये एक्सोथर्मिक यानी कि उष्माक्षेपी प्रक्रम है, ठीक है। इसी प्रकार ये देखो रेनाइन है, रेनाइन के अंदर जब आप इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे तो इस माइनस के चार्ज और इस माइनस के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। रिपल्सन होने से हमें पता है कि बाहर से हमें एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी कि एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। तो इसका आंसर कौन सा आ गया, 3rd आंसर हो गया, ठीक है। तो अब इस प्रकार के क्वेश्चन की व्याख्या जो है हमने केमिकल बॉन्डिंग में जो है उसमें पीरियोडिक टेबल में जब आप उसके बुक के क्वेश्चन सोल्व करोगे तो आपको वहां इस प्रकार की व्याख्या मिल जाएगी। आयनिक त्रिज्याओं के सही क्रम को प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो आयनिक त्रिज्या की अगर बात करें तो हमें पता है कि ये आयनिक त्रिज्या है। तो अगर हम एक बात करें नॉर्मल सी पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, तो हमें पता है कि पीरियोडिक टेबल में अगर हम एक पीरियड में यानी कि आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, ठीक है, तो हमें पता है कि एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है, क्योंकि जेड फैक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। तो इनमें देखें, इसमें अच्छा टॉप टू बॉटम जाते हैं, ठीक है ना, टॉप टू बॉटम जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या होती है, इंक्रीज होती है, क्योंकि एक नया सेल ऐड होता है, ठीक है। अब देखो इनमें से हमें पता है कि बात करें सबसे पहले, सबसे ज्यादा आकार तो हमें पता है लेफ्ट साइड वालों का होगा और सबसे कम किसका होगा, राइट साइड वालों का होगा। तो इसमें देखो सोडियम और लिथियम की बात करें तो लिथियम हमें पता है कि अपर पार्ट में है और सोडियम के लोअर पार्ट में है। तो सोडियम का साइज लिथियम से बड़ा होगा, यानी कि या तो ये ऑप्शन होगा या ये ऑप्शन होगा। उसके बाद में देखो ये Mg+2 ये Al+3, ठीक है, ये इसमें भी धन इलेक्ट्रॉन है और इसमें भी धन इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अगर इसमें Mg+2 और Al+3 इसकी बात करें, ठीक है, तो Mg लेफ्ट साइड है और Al+3 क्या है, राइट साइड है, यानी कि सीधा सी बात है इसका साइज बड़ा होगा किसकी कंपेयर में, इसकी कंपेयर में। तो ये आंसर हो, ठीक है। और फिर कौन सा बचा आपका, ये गैलियम+3, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो एल्यूमिनियम और गैलियम ये हमें पता है एक ही वर्ग है, तो हमें पता है कि टॉप टू बॉटम जाते हैं साइज क्या होता है, बड़ा होता है, तो सीधी सी बात है साइज क्या होगा, बड़ा, यानी कि आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका 4 नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, द्वितीय आवर्त के तत्वों की प्रथम आयनन एंथैल्पी का क्रम क्या होगा। ये क्वेश्चन एजिट, प्रथम आयनन एंथैल्पी मतलब पहले इलेक्ट्रॉन को मुक्त करने के लिए दी गई आवश्यक एनर्जी। इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा इसका फर्स्ट आंसर, ठीक है। और इसमें हमें पता है कि ये एक्रिय गैस है, इसकी आयनन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होती है, ये फ्लोरीन है, ये नियोन है और ये ऑक्सीजन है। फ्लोरीन में पता है कि इसकी द्वितीयता सबसे ज्यादा होने से इसकी आयनन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होगी।
नाइट्रोजन में अर्धपूरित विन्यास होता है, इसलिए नाइट्रोजन की आयनन एंथैल्पी ऑक्सीजन की आयनन एंथैल्पी से क्या होती है, ज्यादा होती है। अब अगर बात करें कि बुक में ये ऐसा क्वेश्चन का है, तो बुक के अंदर अगर हम बात करें, ठीक है, तो हमारी जो बुक है उस बुक में जो अपना दे रखा है पीरियोडिक टेबल में, उसका 25 नंबर क्वेश्चन है, 25 नंबर पेज पे क्वेश्चन नंबर 25 और पेज नंबर कितना 25। डायरेक्ट वहां की व्याख्या से ये क्वेश्चन जो है मैच कर रहा है। यानी कि आप अगर वो बुक पढ़ के गए हैं, आपने सॉल्यूशन पढ़ा है, तो आप आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 40 की, 3.42 ग्राम सुक्रोज के ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण दहन पर कितनी कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है ना। तो देखो अगर सुक्रोज के दहन की बात करें, ठीक है, ये मोल कंसेप्ट पर आधारित क्वेश्चन है, तो H22O11 जब इसका दहन किया जाएगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो ये हमें पता है कि 12 तो CO2 बनाएगा, यानी कि इसका 1 मोल इसके 12 मोल CO2 देगा, ठीक है। यानी कि अगर अपन कहें तो इसका 342 ग्राम, ठीक है, ये 12 × 44 ग्राम क्या देगा, CO2 देगा। तो हमें कह रहा है कि इसके 3.42 ग्राम से कितने बनेंगे। अगर 342 से इतना मिल रहा है तो एक से कितना मिलेगा, एक से मिलेगा 12 × 44 बटा में 3.42, तो 342 से कितना बनेगा, ठीक है ना, 3.42 से कितना बनेगा, इतना बनता है, तो कितना आंसर आएगा इसका, 4 नंबर आंसर आएगा, ठीक है। ये मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 kg द्रव्यमान और 1 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रही गेंद की तरंग दैर्ध्य क्या होगी, है ना। तो डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य के फॉर्मूले से निकाले तो लैम्डा बराबर क्या होता है, H/m × v। m का मान कितना है, 1 ग्राम, ठीक है, 1 kg है, ठीक है ना, और ये कितना है, 1 मीटर प्रति सेकंड है। तो अगर द्रव्यमान का मान रखें हम और वेलोसिटी का मान रखें, है ना, तो और h की वैल्यू रखें, तो इन दोनों को सोल्व करने पे हमारे पास जो आंसर आएगा उसका कौन सा आएगा, सेकंड आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, m/200 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के pH की गणना कीजिए, है ना। तो देखो हमें पता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अगर हम पहले नॉर्मेलिटी याद करें तो 2OH माइनस साइन देगा, तो m बाई, है ना, 102, यानी कि इसकी नॉर्मेलिटी कितना है, 100, यानी कि 0.0 या 10 की पावर -2 कह सकते हैं। तो इससे पहले हम अगर इसकी POH निकाल लें, ठीक है, तो इसकी POH कितनी आएगी, 2। तो अगर POH 2 आएगी तो सीधी सी बात है pH कितनी आएगी, pH आएगी इसकी कितनी, 12। ऐसे क्वेश्चन भी इक्विलिब्रियम के अंदर, बुक के अंदर सॉल्यूशन में इस तरह से, इस मेथड से खूब सारे किए गए हैं। यानी कि प्रैक्टिस अगर आप अच्छी की रखिए तो कोई ज्यादा ये हार्ड पेपर नहीं था, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है। एक यौगिक जिसमें हाइड्रोजन इतना परसेंटेज है, कार्बन इतना परसेंटेज है और क्लोरीन इतना परसेंटेज है, तो इसका मूलानुपाती सूत्र क्या होगा। यानी कि अपने से क्या पूछा है इसने, इसे अपने से पूछा है कि इसका जो है एक मिनट, मूलानुपाती सूत्र पूछा है ना। तो मूलानुपाती सूत्र कैसे निकालते हैं, इसका जो पूरा मेथड है वो जो मोल कंसेप्ट अपनी बुक में दे रखा है उसके अंदर दे रखा है, ठीक है ना। उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो परसेंटेज है उस परसेंटेज को, है ना, 100% मान करके और उसके आधार पे फिर इसके परमाणु द्रव्यमान से बाहर दे करके इनके हम जो है संख्या निकालते हैं, और जो सबसे छोटी संख्या होती है उसको सभी संख्याओं में भाग देते हैं। तो अब जब आप ऐसा करोगे, हाइड्रोजन के लिए बात करें तो हाइड्रोजन के लिए अगर बात करें तो 4.07 है ना, अपॉन अपॉन 1 करेंगे तो ये आपके पास आएगा 4.07, ठीक है ना। अच्छा बात करें कार्बन के लिए तो 24.27/12 करोगे तो ये लगभग से 2.02 आएगा, ठीक है, इस टाइप से। और अगर बात करें क्लोरीन के लिए तो 71.65 करोगे, ठीक है, अपॉन 35.5, तो ये लगभग 2.01 आएगा आपके पास, ठीक है। ये सबसे छोटी संख्या है, इसको सब में डिवाइड करोगे, है ना, तो इसके तो हाइड्रोजन के तो आएंगे 4, इसके आएंगे, सॉरी हाइड्रोजन के आएंगे 2, ठीक है, इसके आएंगे 1 और इसका कितना आएगा 1, तो आंसर क्या बन जाएगा, 4 नंबर आंसर बन जाएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का मेथड जो है मोल कंसेप्ट के अंदर बहुत अच्छी व्याख्या के साथ में दे रखा है भी कैसे मूलानुपाती सूत्र निकाला जाता है। निम्नलिखित में से इलेक्ट्रॉन स्नेही का चयन कीजिए। तो हमें पता है कि जो लेविस एसिड होते हैं वो सारे सारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही होते हैं, BF3। और बुक के अंदर इस टाइप का क्वेश्चन जो है, हमारी जो बुक है उसका क्वेश्चन नंबर 3 है 286 नंबर पेज पे, ठीक है ना, जो रिएक्शन मैकेनिज्म दे रखी है वहां पे ये ऐसा क्वेश्चन दे रखा है, आप आराम से वहां पे जाके देख सकते हो। निम्नलिखित यौगिकों में से किसमें आयरन की ऑक्सीकरण संख्या न्यूनतम है।
है ना, ऑक्सीडेशन नंबर। तो अगर आयरन की यहाँ निकालेंगे तो कितनी आएगी, +3। कार्बन की मैं पता कितनी होती है, 0 होती है। यहाँ कितनी आएगी, +2। यहाँ भी कितनी आएगी, +2। तो सबसे कम किस में हो गए, इसमें हो गए। तो ये कोऑर्डिनेशन से आया हुआ एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3p कक्षक में कितने त्रिज्यीय नोड होते हैं। तो त्रिज्यीय नोड निकालने के लिए मेथड क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, n-l-1। ठीक है, n का मान 3, l p के लिए कितना होता है, 1 - 1, यानी कितना आएगा, 1 आएगा। अब इसका त्रिज्यीय नोड निकालने के, है ना, जितने रेडियल नोड है, त्रिज्यीय नोड है, कोणीय सतह है, ये सारे निकालने का पूरा बुक के अंदर एक जगह दे रखा है। अगर आपको क्लियर है तो आप इस क्वेश्चन को, कोई आपके लिए हार्ड क्वेश्चन नहीं है। और बुक में वो हमने कहाँ दे रखी है, वो जो चीज है बुक में, जो पेज नंबर 13 है, ठीक है, बुक का, उस 13 में जो क्वेश्चन नंबर 72 है, वहां आपको ये मिल जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन 13 नंबर पेज पे जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपको ये क्वेश्चन ऐसा जो है इसका मेथड है मिल जाएगा। पेट्रोलियम उद्योग में कच्चे तेल के विभिन्न घटकों को पृथक करने की सबसे विधि कौन सी है, प्रभाजी आसन, है ना, क्योंकि पेट्रोलियम के जो अलग अलग घटक अलग करते हैं तो उन सबको अलग अलग क्वथनांक के आधार पर अलग करते हैं, है ना। तो जैसे पेट्रोल है, डीजल है, गैसोलीन है, वैक्स है, इन सब ये सब अलग अलग एक बॉइलिंग पॉइंट के आधार पर होते हैं। तो वहां कौन सी विधि काम लेते हैं, प्रभाजी आसन। ये क्वेश्चन कहां से है, ये हमारे जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, वहां से ये क्वेश्चन आया। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, बेंजीन की क्लोरीन के साथ रिएक्शन है यूवी की प्रेजेंस में, है ना, 500 केल्विन पे, तो यहाँ पे कंपाउंड क्या बनेगा, BSC बनेगा। ये भी डायरेक्ट एक पूछा हुआ क्वेश्चन है, पिछले साल की जो क्वेश्चन है उसमें, है ना। तो उसमें बुक में जो 70 नंबर क्वेश्चन है 277 नंबर पेज पे, वहां से ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। स्कूल लेक्चर में आया तो ऐसा क्वेश्चन है, वहां से डायरेक्ट रहेगा। निम्नलिखित कार्बन आयन को उनके स्थायित्व के घटते हुए क्रम में लिखिए, है ना। तो देखो ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पे हमें पता है कि लोन पेयर होते हैं, ठीक है, ये ऑक्सीजन पे क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं, ठीक है। तो देखो, तो यहां लोन पेयर सिंगल बॉन्ड प्लस, तो यहां पे अनुनाद की संभावना होगी, तो ये कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्थायित्व होगा, ठीक है। यहां ये जो है ये कार्बोकेटाइन है, यहां ऑक्सीजन है, ये फिर सीधा कार्बन आ गया बीच में, फिर ये कार्बोकेटाइन है, यानी कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हो गया, बी। एक ही ऑप्शन है, आंसर कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर हो जाएगा। बाकी बी से कम कौन सा होगा, ए, और इससे कम कौन सा होगा, सी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 लीटर क्षमता वाले बंद पात्र में 1 मोल PCl5 को गर्म किया जाता है। ऐसा क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में हमने हुबहू दिया था, ठीक है। तो अगर PCl5 जब वियोजित होगा तो क्या क्या बनेगा, ये बनेगा PCl3 प्लस Cl2, ठीक है। अगर इसका 1 मोल है तो इसके प्रारंभिक कितने मोल होंगे, 0। अब ये कह रहा है कि अगर 20% वियोजित नहीं होता है, मतलब वियोजित कितना हो गया, 0.80, ठीक है ना, 0.80, तो ये कितना बनेगा, ये भी 0.80 बनेगा, और ये भी कितना बनेगा, 0.80 बनेगा, ठीक है। तो अब इसको जब सोल्व करेंगे 0.80 इंटू 0.80 अपॉन 0.20, तो ये कितना आएगा, ये आएगा आपके 3.2 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। एल्काइनों के अम्लीय व्यवहार का, है ना। तो देखो यहां इन एल्काइनों में हमें पता है कि अधिक विद्युत ऋण से जुड़ी हाइड्रोजन जो होती है वो ज्यादा एसिडिक होती है, तो सीधी सी बात है यहाँ पे ये हाइड्रोजन सबसे ज्यादा एसिडिक है, उससे कम ये, इससे कम ये। डायरेक्ट छोटे छोटे सिंपल से क्वेश्चन जो है सीधे डायरेक्ट पूछे गए हैं, कॉलम फर्स्ट का, कॉलम सेकंड का। ये केमिकल बॉन्डिंग से आया हुआ क्वेश्चन है, जब इसको मैच करेंगे अपने तो इसमें जो आंसर आएगा वो हमारा आएगा फर्स्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है केमिकल बॉन्डिंग में इस टाइप के क्वेश्चन खूब सोल्व कर रखे हैं, ठीक है। बुक में जो क्वेश्चन नंबर 73 है, पेज नंबर 43 पे, वहां से आपको ये क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन आप आराम से सोल्व कर लेंगे। फिर है ये एल्केन की रिएक्शन हो रही है, ठीक है ना, मैग्नीज एक्सट्रेट के प्रेजेंस में उपरोक्त अभिक्रिया में मुख्य उत्पाद कौन सा बनेगा, वो बनेगा एसिटिक एसिड। और इसका अगर आपको व्याख्या देखनी हो तो बुक में जो पेज नंबर आपके 267 है, उसका क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसकी व्याख्या में जाकर के देखिए आपको होबू इसका आंसर मिल जाएगा। फिर ये कोबाल्ट का एक संकुल दे रखा है, उसमें पूछा है कि इसका संकरण कौन सा है, तो इसका संकरण कौन सा होगा, D2sp3। ये भी केमिकल बॉन्डिंग में अच्छी तरह सारे एग्जाम दिए हुए हैं। Cl3 अणु के सर्वाधिक स्थायी संरचना कौन सी है, ये इसकी संरचना भी बुक में बना रखी है, अगर आपको देखनी हो तो आप बुक में जो पेज नंबर 34 है, ठीक है, उसमें जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसकी व्याख्या आप देखें, आपको ये आकृति बनाई भी मिल जाएगी वहां पे। एल्किनों के परोक्साइड प्रभाव किस विधि के द्वारा जो है संपन्न होता है, तो मुक्त मूलक क्रिया विधि से होता है। ये डायरेक्ट हमने इसके बाद की व्याख्या बुक में लिख रखी है क्वेश्चन के थ्रू, जहां पे परोक्साइड की प्रभाव की व्याख्या की गई है, और ये आपको बुक में जो पेज नंबर 304 है उसका जो क्वेश्चन नंबर 143 है वहां आपको मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कार्बन, नाइट्रोजन, सिलिकॉन और फास्फोरस की विद्युत ऋणता के मान की पोलिंग पैमाने पर पूछी है ना,
तो इसका आंसर कौन सा होगा? 3 आंसर होगा। सदा नाइट्रोजन से कम कार्बन की, फिर फास्फोरस की, सबसे कम किसकी होगी? सिलिकॉन की। अगर पोलिंग पैमाना भी बुक में दिया रखा है ना, अनछटी सार संग्रह के अंदर। परक्लोरिक अम्ल का संयुग्मी अम्ल कौन सा? संयुग्मी सार कौन सा है? परक्लोरिक बोले तो HClO4। ये जब एक H+ देगा तो ये क्या बनाएगा? ClO4- यानी कि आंसर कौन सा हो जाएगा? 4 नंबर हो जाएगा। किसी परमाणु के एक इलेक्ट्रॉन के लिए उसकी मूल अवस्था में निम्नलिखित में से क्वांटम संख्या का कौन सा सेट संभव नहीं है? देखो ये एक ऐसा क्वेश्चन है क्वांटम संख्या का जो हर एग्जाम में आता है कि कौन सी क्वांटम संख्या संभव है, कौन सी क्वांटम संख्या संभव नहीं है। बुक के अंदर जहां प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सोल्व कर रखे हैं, एग्जाम में की केमिस्ट्री जो बुक है, उस बुक में अच्छी तरह एक जगह इन बातों को लिखा गया है कि क्वांटम संख्या कौन सा मान संभव है और कौन सा मान संभव नहीं है। तो इसका जब आंसर देखेंगे, आंसर इसका क्या आएगा? 4 आएगा। क्यों? क्योंकि m का मान कभी भी l के मान से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, l का मान m के मान से सदैव बड़ा होता है या बराबर होता है, लेकिन m का मान l के मान से कभी भी बराबर नहीं हो सकता। चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान द्विविकर्णीय क्वांटम संख्या से कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता। अभिक्रमक जो दिए गए पदार्थ में तत्व की ऑक्सीकरण संख्या घटाता है ना, ऑक्सीकरण संख्या घटाता है तो मतलब क्या हो रहा है? उसका अपचयन, और जो अपचयन कराता है वो क्या होता है? अपचयक होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। निम्नलिखित को सहसंयोजक गुणों के बढ़ते क्रम में सहसंयोजक गुण पढ़ने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सीधी सी बात है, ध्रुवणता आनी चाहिए, फजान का नियम आना चाहिए। तो फजान के नियम से देखेंगे तो इसका आंसर कौन सा हो गया? 3rd आंसर होगा। बुक में ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल इसी टाइप का एक क्वेश्चन एग्जाम में आ रखा था, जो आपका मैं बताऊं आपको 55 नंबर क्वेश्चन है, 41 नंबर पेज पे, बिल्कुल वहां से ये एजिट क्वेश्चन आया हुआ है। निम्नलिखित यौगिक का IUPAC नाम क्या है? IUPAC तो ऑर्गेनिक का सबसे फर्स्ट टॉपिक होता है ना, तो अगर हम नामकरण करेंगे तो इसका क्या आएगा? 1 2 3 4 5, यानी कि 5 मेथिल हेक्स 3 इनोइक एसिड। कौन सा आंसर हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। अधोलिखित अभिक्रिया का उदाहरण है ना, तो देखो क्लोरीन जुड़ रही है, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। AlCl3 देखो, AlCl3 क्या था? लेविस एसिड। लेविस एसिड क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। तो इसका आंसर कौन सा है? इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स नहीं से रिएक्शन को स्टार्ट करेगा तो ये क्लोरीन यहाँ पे हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके सेट हो जाएगी, तो ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया का क्या हो गया? उदाहरण हो गया। ठीक है, ये उसके बाद फिजिक्स के आगे, अगर केमिस्ट्री के आगे देखें, आगे लगभग 106 नंबर क्वेश्चन पे हमारे केमिस्ट्री के क्वेश्चन मिलेंगे। एक 106 नंबर, कौन सा एक जैव अपघटनीय बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है? ठीक है ना, तो अपनी जो बुक है केमिस्ट्री की, उस बुक में जब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर, पॉलीमर टॉपिक में जाकर के, पॉलीमर टॉपिक जो है बुक के अंदर वो है पेज नंबर 171 पे। ठीक है, 19वां जो क्वेश्चन 171 नंबर पेज पे, उसकी जब व्याख्या देखेंगे तो उस व्याख्या में स्पष्ट लिख रखा है कि जो हमारे सिलेबस में जो जैव निम्नीकरण बहुलक, एक तो PHBV और एक आपका है नायलॉन 2 नायलॉन 6। जो नायलॉन 2 नायलॉन 6 है उसके क्या होते हैं? उसका जो आपके एकलक होते हैं वो ग्लाइसिन और क्या होता है? कैप्रोइक एसिड होते हैं। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। क्लोरीन गैस सांद्र NH के साथ अभिक्रिया पर क्या देती है? NaCl, NaCl3 और H2O। ये अपनी जो बुक में जो रिडॉक्स रिएक्शन जो चैप्टर दे रखा, लास्ट चैप्टर है, उस चैप्टर में जो पेज नंबर 310 पे है, क्वेश्चन नंबर 21, उसकी आप व्याख्या देगा ना, आपको ये पूरी रिएक्शन लिखी हुई मिल जाएगी। ठीक है, आंसर हो जाएगा कौन सा प्रतिजैविक जो है नैरो स्पेक्ट्रम वाला है, संकीर्ण वाला? तो पेनिसिलिन कौन सा होता है? G होता है। ये आपको जो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है उसके पेज नंबर आप 14 पे क्वेश्चन नंबर 14 पेज नंबर 179 पे देखोगे तो आपको ये एजिट क्वेश्चन मिल जाएगा, विद एग्जांपल आपको मिल जाएगा। ये एक जो है प्रासरण दाब का क्वेश्चन है। ठीक है, एक जल है, जल में जो है 2 विलय घोले जा रहे हैं, यूरिया और कौन घोला जा रहा है? ग्लूकोज। तो सीधी सी बात है, दोनों प्रासरण दाब में योगदान देंगे, और प्रासरण दाब में दोनों योगदान नहीं, तो दोनों का प्रासरण दाब निकाल के जोड़ेंगे तो आंसर क्या आएगा? इसका 2.46 आएगा, यानी कि टोटल जो प्रासरण दाब है वो किसके बराबर होगा? π1 प्लस π2। ठीक है ना। अब प्रासरण दाब क्या होता है? CRT, तो पहले वाली सांद्रता प्लस C2RT, दूसरी वाली सांद्रता यानी कि C1 प्लस C2 और RT। R का मान ये दे रखा है, टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 300 केल्विन हो जाएगा, और सांद्रता यूरिया कैसे निकालोगे आप? 0.6/60 इंटू 1000 ml ऊपर 1000 ml, ये आ जाएगी कितनी आ जाएगी? ये आपकी आ जाएगी 10⁻²। ठीक है, और इसकी सांद्रता कितनी आ जाएगी ग्लूकोज की? 18/180। ठीक है, ये भी 1000/1000, तो ये एक हो गया, ये 0 कट गया, एक हो गया, तो ये कितना आएगा? 0.1। तो ये 0.01 और 0.1 कितना आ गया? 0.11। ठीक है, तो 0.11 जो आ गया, पॉइंट जो 11 आ गया, इसको गुणा करें अपन 0.082 इंटू 300 से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा कौन सा? 2 नंबर आंसर आ जाएगा।
ठीक है, सॉल्यूशन से आया हुआ प्रश्न है। हीमोग्लोबिन 4 उप इकाइयों से बना होता है, ये एक नया क्वेश्चन है। तो हीमोग्लोबिन में पता है कि 4 पायरोल रिंग होती है, तो जो Fe+2 होता है वो 4 नाइट्रोजन परमाणु से बंधित होता है। एक प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, इसके डाटा बिल्कुल सेम नहीं है, लेकिन इस लैंग्वेज का क्वेश्चन केमिकल काइनेटिक्स में बुक के अंदर जो पेज नंबर है अपना 239 नंबर पेज पे क्वेश्चन नंबर 29 आप देखना, बिल्कुल आपको इसी लैंग्वेज में मिल जाएगा, सिर्फ डाटा चेंज किए हुए। और आप जब इसका टी हाफ निकालोगे, कौन सा फॉर्मूला लगा के, टी हाफ बराबर 0.693 अपॉन, ये पॉइंट लग नहीं रहा है, लैम्डा, तो आपके पास आंसर कौन सा आएगा, 450 सेकंड आएगा। कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से सम्मिलित कीजिए। ये जिनोन के यौगिक है, और बुक के अंदर जब आप बुक देखेंगे तो बुक में पेज नंबर 42 में जो क्वेश्चन नंबर 64 है उसकी व्याख्या देखना, वहां सारे जिनोन के यौगिकों का संकरण और उनकी जो है ज्यामिति कैसी होती है वो सारी एक जगह दे रखी है। और जब आप इसका आंसर निकालोगे तो आपके पास आंसर कौन सा आएगा, इसका 4 नंबर आंसर आएगा। अभिक्रियाओं में कौन सा HNO3 के साथ एसन अभिक्रिया नहीं देगा। अब देखो एसन अभिक्रिया में RSLS में 2 है, एक तो SN1 है और एक SN2 है, ठीक है, और ये दोनों हमें पता है किसके है, एल्किल हैलाइड के। और एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता क्रम क्या होता है, सबसे ज्यादा 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री, ठीक है। अब देखो ये सारे हमें पता है कि एल्किल हैलाइड है, जब यहां से सील हटेगा तो ये एस बनेगा, ठीक है ना, तो ये अनुनाद की वजह से स्थायी होगा, ये 2 डिग्री बनेगा, ये 1 डिग्री बनेगा। लेकिन यहां जो कार्बोकेटायन बनेगा, देखो अधिक विद्युत ऋणी पे प्लस आवेश आ रहा है, इसका मतलब अधिक विद्युत ऋणी पे धन आवेश कभी भी स्थायी नहीं होता है, तो ये स्थायी नहीं होगा, इसलिए ये कभी भी AgNO3 के साथ में AgCl का अवक्षेप नहीं देगा, ठीक है। H2S में मूलभूत कंपन मोड की संख्या क्या है। H2S हमें पता है कि एक रेखीय न होकर के कोणीय अणु है, और कोणीय अणु है तो इसमें टोटल कितनी हो जाएगी, तीन है इसमें, 3 परमाणु, तो टोटल हो जाएगी इसकी कितनी, 9, ठीक है। 9 में से 3 निकाल दो, पीछे 9 में से 6 निकाल दो, है ना। कौन कौन सी, एक तो आपके रोटेशनल और है ना वाइब्रेटल, ठीक है, तो कितनी पीछे 6 निकालो, कितनी रह जाएगी, 3 रह जाएगी, आंसर कौन सा हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा। ये ऐसा क्वेश्चन स्पेक्ट्रो की जो टॉपिक बुक में दे रखा है, उस बुक में जब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30 पेज नंबर 198 पे, तो आपको इस टाइप के क्वेश्चनों की विधि दे रखी है, ठीक है। सीधा एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन कोणीय है, रेखीय है, तो कैसे आपको जो है उनके वाइब्रेशनल मोड निकालने, कैसे आपको उसको ट्रांसलोकेशनल मोड निकालने, और कैसे आपको उसके जो है रोटेटरी मोड निकालने, ये सारी विधि उसमें दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 150, दिए गए सेल के सेल विभव का मान क्या होगा। देखो यहाँ क्रोमियम बात हो रही है, क्रोमियम का रिडक्शन हो रहा है और आयरन का रिडक्शन हो रहा है, यानी कि दोनों की रिडक्शन पोटेंशियल दे रखी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एक्सचेंज है वो सेम नहीं है, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है। तो n की वैल्यू सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करा दे और इसको कितने से कर दे, हम 3 से कर दें, तो ये 6 हो जाएंगे। तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे नैनसेट समीकरण का यूज करेंगे, तो ई सेल किसके बराबर होगा, ई सेल बराबर होगा ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन n log कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, अगर Cr+3 की बात करें तो इसकी स्क्वायर करनी पड़ेगी, अपॉन Fe+2 की बात करें तो इसकी भी हमें स्क्वायर करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये जब सोल्व करेंगे, ठीक है, ई नोट सेल कैसे निकालेंगे, सीधा निकालेंगे, ठीक है। तो इसमें से हमें पता है कि जिसका स्टैंडर्ड डिग्रेडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है वो कैथोड का काम करता है, और जिसका स्टैंडर्ड डिग्रेडेशन पोटेंशियल कम होता है वो एनोड का काम करता है। तो इन दोनों में से ये कैथोड होगा और ये क्या होगा, एनोड होगा। तो इसका जो है ई नोट सेल आएगा वो आएगा 0.30, जब हम रखेंगे -0.44 -0.74, तो कितना आएगा, 0.30 आएगा। और 0.30 जब यहाँ पे आप रख रहे किसको सोल्व करेंगे, n का मान 6 रखेंगे, यहाँ पे Cr+3 की सांद्रता रखेंगे 0.1 और यहाँ पे Fe+2 की सांद्रता रखेंगे और सोल्व करेंगे, तुम्हारे पास आंसर कौन सा आएगा, 4 नंबर आंसर इसका आएगा। माल्टोस के 1 मोल के जल पटन पर अल्फा डी ग्लूकोज के 2 मोल प्राप्त होते हैं। अब इसमें कौन सा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है, तो हमें पता है कि यहाँ पे जो 2 डी ग्लूकोज की जो अल्फा डी ग्लूकोज की जो इकाइयां होती है वो पहले कार्बन से और चौथे कार्बन से जुड़ी रहती है माल्टोस के अंदर। इसकी अगर आपको व्याख्या देखनी है तो केमिस्ट्री की जो बुक दे रखी है एग्जाम हेल्प की, उस बुक के आप पेज नंबर एनसीईआरटी सार समूह है जो 116 नंबर पेज है, एनसीईआरटी सार समूह के अंदर माल्टोस की व्याख्या दे रखी है, आप आराम से इस बुक को देखना, आपको बिल्कुल मिलेगा। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 117 है, निम्नलिखित युग्मक से किस में केंद्रीय धातु परमाणु का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर समान नहीं है। तो अगर इनमें निकालेंगे तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैसे निकाला जाता है, ये बुक के अंदर फॉर्मूला दे रखा है विद क्वेश्चन के साथ में।
तो आप वहाँ से अगर आपने ये पढ़ रखा है या कहीं से भी पढ़ रखा है तो आप इजीली निकाल सकते हैं। इसका इफेक्टिव जो नंबर आएगा वो 33 आएगा और इसका भी 33 आएगा, इसका 35 आएगा, इसका भी 35 आएगा, इसका 36 आएगा, इसका 34 आएगा और इसका 35 आएगा और इसका भी 35 आएगा, यानी कि इन दोनों का सेम नहीं है। धनात्मक आवेशित सोल कौन से हैं? ये बुक के अंदर जो क्वेश्चंस है उस क्वेश्चन की व्याख्या में एक साथ सारे एग्जांपल दे रखे। और धनात्मक आवेशित सोल कौन सा होता है? हीमोग्लोबिन होता है। और ये बुक के अंदर जो है पेज नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 पेज नंबर 136 में एमओटी के अनुसार C2 में कितने क्या होते हैं? 2 पाई बॉन्ड होते हैं। ये क्वेश्चन भी केमिकल बॉन्डिंग के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 49 जो है पेज नंबर 40 पे दे रखा है, आप वहां से आराम से इसको देख सकते हैं। एक गैस का नमूना, ठीक है ना, ये गैसेस स्टेट से क्वेश्चन है। आदर्श गैस समीकरण जो होती है पीवी बराबर एनआरटी से, वहां से। तो इसको अगर दो गैसों की अवस्था समीकरण की बात करें तो P1 बराबर P2 V2 बटा में T2। जब आप P1 का मान 740, ठीक है, V1 पहले वाले का आयतन कितना है? 100 ml है। टेम्परेचर कितना दे रखा है इसका? 27 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि 300 केल्विन बराबर, ठीक है। इसका प्रेशर कितना दे रखा है? 740 दे रखा है। आयतन कितना करना है इसका? 80 करना है, इसको कंप्रेस करना है, ठीक है ना। और सीधी सी बात है टेम्परेचर कितना होना चाहिए? T2, ठीक है। तो अगर आप जब इसको ये से सॉल्व हो जाएगा, जब यहाँ से आप T2 निकालोगे तो T2 आपके पास आएगा 300 गुणा 80/100, तो ये आपके पास आएगा 240 केल्विन। और 240 केल्विन को जब आप डिग्री सेंटीग्रेड में बदलोगे तो -33 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि आंसर नंबर क्या हो जाएगा इसका? 2 हो जाएगा। तो ये हमारे जो केमिस्ट्री के 45 क्वेश्चन जो आज के पेपर में आए थे उनका हमने व्याख्या देख ली। लगभग क्वेश्चन जो है उम्मीद है कि इनका सॉल्यूशन यही है। फिर भी आरपीएससी की फाइनल आंसर की को आप उसको फाइनल माने, आरपीएससी के आंसर क्या मानती है आप उसी के अकॉर्डिंग अपने नंबर कैलकुलेट करें, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अच्छा, एक जो इसकी पूरी पेपर की जो आंसर की है वो इस कोचिंग के जो टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है, एग्जाम हेल्प सूरतगढ़, और एक है साइंस विद रणवीर सर, टॉपर्स साइंस विद, एक तो ये है एग्जाम हेल्प सूरतगढ़, एक दूसरा ये है साइंस विद टॉपर्स रणवीर सर। ये दो टेलीग्राम ग्रुप है, आप इन पे जुड़ करके आप जो उस पेपर की पूरी जो एक आंसर की है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।